नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किताबे बोल्टी हाई पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की जो मनोविज्ञान की अदृश्य गलियों में छिपे कई रहस्यों पर से पर्दा उठाती है। इस पुस्तक का नाम है डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन ऑडियो बुक। अपने शीर्षक की तरह ही यह पुस्तक मन के उन अंधेरे पहलुओं की चर्चा करती है जिनके बारे में ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या जानकार भी अनदेखा कर देते हैं। आज का हमारा सारांश लगभग 6000 शब्दों में उन तमाम रहस्यों, सिद्धांतों और उदाहरणों को आपके सामने रखेगा जिनका इस पुस्तक में उल्लेख है। यह ऐसा विषय है जो जहां एक ओर रोंगटे खड़े कर सकता है, वहीं दूसरी ओर मानव स्वभाव को गहराई से समझने का एक अवसर भी प्रदान करता है। दुनिया में हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई, प्रकाश और अंधकार, दया और निर्दयता का एक मिश्रण मौजूद होता है। सवाल यह है कि आखिर डार्क साइकोलॉजी से हमारा तात्पर्य क्या है। इसका हिंदी अनुवाद करें तो हम कह सकते हैं अंधकारमय मनोविज्ञान। यह इंसानी मन के उस हिस्से को दर्शाता है जहां छल, धोखा, भय और निर्दयता से भरे कुछ उपकरण मौजूद हैं जिनका प्रयोग कर कोई भी व्यक्ति दूसरे को मानसिक या भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर सकता है। इस पुस्तक में लेखकों ने ऐसे तमाम सिद्धांतों, केस स्टडीज और मनोविश्लेषण का प्रयोग किया है जिनसे हमें पता चलता है कि इंसान अपने फायदे के लिए किस हद तक दूसरों में डर, भ्रम या यहां तक कि हिंसा का भी बीजारोपण कर सकता है। अध्याय 1, परिचय और परिभाषाएं। डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत इसके मूलभूत परिचय से होती है। पुस्तक बताती है कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि कुछ लोग स्वभाव से ही हेरफेर करने वाले होते हैं। वे दूसरों की भावनाओं और कमजोरियों का इस्तेमाल करके उन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। इसे सरल शब्दों में समझें तो जब कोई इंसान इतनी गहराई तक आपकी मानसिक परतों में प्रवेश कर जाए कि आप उसकी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगे या उसके मुताबिक काम करें, तो समझिए कि आपके साथ मनोवैज्ञानिक छेड़खानी हो रही है। इसमें बेसिक परिभाषाएं हैं जैसे कि मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, इमोशनल ब्लैकमेल इत्यादि। साधारणतः मैनिपुलेशन को नकारात्मक अर्थों में देखा जाता है, पर कभी कभी इसका प्रयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब एक शिक्षक विद्यार्थी में आत्मविश्वास जगाने के लिए हल्की भावनात्मक प्रेरणा देता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में यह शब्द मुख्यतः नकारात्मक होता है क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उसके संसाधनों का लाभ उठाना है। पुस्तक का मानना है कि कई बार हमें पता तक नहीं चलता और हमारी सोच, हमारे निर्णय किसी और की उंगलियों पर नाचने लगते हैं। अध्याय 2, शक्ति और नियंत्रण का मनोविज्ञान। अगला प्रमुख विषय है शक्ति और नियंत्रण। इंसानों की आदिम इच्छाओं में से एक सबसे बड़ी इच्छा है दुनिया या अपने आसपास के लोगों पर नियंत्रण। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पाएंगे कि बड़ी लड़ाइयां, राजनीतिक षड्यंत्र, साम्राज्यों का पतन या ज्यादातर अपराध इसी लालसा से पैदा हुए कि मुझे सत्ता चाहिए, मुझे दूसरों को अपने अधीन रखना है। पुस्तक बताती है कि यह लालसा इंसानी तंत्रिका तंत्र का ही हिस्सा है। हमारे दिमाग में कुछ रसायन और बचाव की व्यवस्था है जो हमें सुरक्षा, अधिकार और स्वामित्व का एहसास कराना चाहती है। इस कारण कोई इंसान बार बार दूसरों को हानि पहुंचाने के तरीके सोचता है या करप्ट राहों पर चला जाता है। डार्क साइकोलॉजी के तहत शक्ति और नियंत्रण पाने के कई तरीके सामने आते हैं। कुछ लोग डराकर या धमकाकर यह हासिल करते हैं। कुछ लोग मीठी बोली और झूठे वादों के सहारे लोगों को लुभाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति अपने आप को इतना अधिक विश्वसनीय दिखाता है कि आप उसकी बात न मानकर रह ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए, एक कैरिस्मेटिक नेता की छवि जो अपने समर्थकों को हर हाल में खुश रखने की बात करता है, लेकिन पीछे से उसका उद्देश्य बस सत्ता हथियाना होता है। ऐसे लोगों का अभ्यास होता है कि कौन सी बात कैसे बोलनी है, कब दयालु दिखना है, कब कठोर,
और कब लोगों में हीन भावना भरकर उन्हें अपनी छत्र छाया में लाना है। पुस्तक में दी गई एक दिलचस्प केस स्टडी बताती है कि कैसे एक बड़े कॉरपोरेट हाउस के सीईओ ने अपने ही बोर्ड मेंबर्स को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करके पूरी कंपनी पर दशकों तक एक छित्र राज किया। अध्याय 3, भावनात्मक छेड़छाड़ के अनदेखे रास्ते। जब बात भावनात्मक छेड़छाड़ की आती है तो पुस्तक इसे कई आपसी रिश्तों में देखने का उदाहरण देती है, जैसे प्रेम संबंध में, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच, परिवार के सदस्यों में, दोस्तों के बीच, या यहां तक कि ऑफिस के साथियों में भी। कोई इंसान बार बार आपकी तारीफ करता है, आपके साथ भावनात्मक जुड़ाव दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप उसकी बात मान लेते हैं या उसके प्रति समर्पित होने लगते हैं, वह शख्स आपका इस्तेमाल करने लगता है। इसे आप भावनात्मक छेड़छाड़ या इमोशनल मैनिपुलेशन कह सकते हैं। कई लोग इतने शांत और सौम्य प्रतीत होते हैं कि आपको लगता है वे कभी कोई विषैली हरकत नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविकता में वे आपके भय, असुरक्षा या संकट की घड़ी का फायदा उठा लेते हैं। इस हिस्से में पुस्तक अनेक उदाहरण देती है। मसलन एक भावुक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से बार बार कहता है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा, या परिवार का एक सदस्य जो बार बार गिल्ट, अपराध बोध का सहारा लेकर दूसरे सदस्य पर हावी होता है। डार्क साइकोलॉजी बताती है कि ऐसे तरीके आपके आत्मसम्मान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देते हैं। ज्यादा दिन तक ऐसी छेड़छाड़ जारी रहे तो इंसान की अपनी पहचान धुंधली पड़ने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसका पूरा अस्तित्व दूसरे के हितों या इशारों के लिए है। कुछ लोग भावनात्मक छेड़छाड़ से अवसाद तक में चले जाते हैं। पुस्तक का दावा है कि खुद को इस जाल से बचाने का पहला कदम है जागरूकता, जानना कि कोई भावनात्मक चाल चल रहा है। गैसलाइटिंग एक बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है जिसकी चर्चा हाल के वर्षों में सामान्य जनमानस में भी होने लगी है। पुस्तक में बताया गया है कि गैसलाइटिंग वास्तव में किस हद तक मानसिक संत्रास पैदा कर सकती है। इसका मूल अर्थ है इतना लगातार झूठ बोलना, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना और दूसरों को भ्रमित करना कि उन्हें अपने ही विचारों, यादों या सोच पर संदेह होने लगे। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बार बार कहा जाए कि तुम्हारा याददाश्त गलत है या ये घटना कभी हुई ही नहीं, जबकि वह रियल नो घटी होती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति सोचने लगता है शायद उसका ही दिमाग बिगड़ रहा है। यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे खतरनाक रणनीतियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि यह इंसान के अपने विवेक और पहचान पर ही आघात करती है। गैसलाइटिंग का प्रयोग कई जगहों पर होता है। क्रूर रिश्तों में, निरंकुश राजनीतिक शासनों में, या ऐसे बॉस के तहत जहां वह अपने कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक रूप से गुलाम बनाकर रखना चाहता है। गैसलाइटिंग का मकसद होता है पीड़ित को मानसिक तौर पर इतना भटका देना कि वह अपनी हर बात की पुष्टि के लिए उसी दमनकारी व्यक्ति पर निर्भर हो जाए। यानी आप न केवल नियंत्रण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि व्यक्ति आपके बिना वास्तविकता को परिभाषित ही न कर पाए। पुस्तक में लेखक ने एक उदाहरण दिया है, एक पति पत्नी का, जहां पति रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं को भी पत्नी के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करता था। कभी बताता कि तुम्हारी चीजें इधर उधर तुमने खुद रखी थी, जबकि वह जानबूझकर रखता था। धीरे धीरे पत्नी को ऐसा लगने लगा कि वह भूलने की बीमारी से ग्रस्त है। वो हर पल अपने पति से पूछती कि मैंने ये रखा था या नहीं। इस तरह पति को उसकी मानसिक स्थिति पर कब्जा मिल गया। पुस्तक बताती है कि आधुनिक युग में सूचनाओं, इंफॉर्मेशन पर नियंत्रण करना भी डार्क साइकोलॉजी की एक अहम चाबी है। किसको क्या सूचना मिलेगी, कब मिलेगी और किस प्रकार मिलेगी, इसका फैसला करने वाला कहीं ना कहीं दूसरों के दिमाग को भी नियंत्रित कर सकता है। अफवाहें फैलाना, आधा अधूरा सच देना, लोगों के मन में संदेह के बीज बोना, ये सभी तकनीकें डार्क साइकोलॉजी के खजाने का हिस्सा हैं। राजनीति में इसका खूब इस्तेमाल होता है, जहां विरोधियों को बदनाम करने के लिए भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। सोशल मीडिया के जमाने में तो ये काम और भी सरल हो गया है। एक बार अगर कोई झूठ या अफवाह वायरल हो जाता है तो उसका खंडन कर पाना मुश्किल होता है।
लेखक जोर देता है कि आम जनता कितना जल्दी किसी अफवाह पर विश्वास कर लेती है। इसका कारण भी इंसान का मनोविज्ञान ही है। हम अक्सर उस अफवाह को सच मान लेते हैं जो पहले से हमारे मन में बैठी धारणाओं या आशंकाओं को पुष्ट करती है। उदाहरण के तौर पर, यदि हम पहले से किसी व्यक्ति को संदिग्ध मानते हैं और उसके बारे में कोई अफवाह सुनते हैं, तो हम उसे सत्य मानने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाला बस चिंगारी दे देता है और आग अपने आप फैल जाती है। यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक व्यापक रूप है जो न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक स्तर पर भी खतरनाक है। कई बार लोग सोचते हैं कि किसी को हेरफेर करने के लिए क्रूरता या आक्रामकता की जरूरत होती है, लेकिन पुस्तक बताती है कि कोमल शब्द, आकर्षक व्यक्तित्व, कारिश्मा और सम्मोहक अंदाज भी बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। कुछ लोग इतने सफल ढंग से डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करते हैं कि वे सामने वाले को आक्रामकता के बिना ही अपने जाल में फंसा लेते हैं। यहां लेखक ने राजनेताओं, सेल्स पर्सन और धार्मिक गुरुओं के बारे में उदाहरण दिए हैं। यह भी बताया है कि जब किसी को मसीहा, आदर्श या धर्मगुरु का दर्जा दे दिया जाता है, तब उसके अनुयायियों में उसके प्रति तर्कहीन समर्पण हो सकता है, जो एक तरह की मानसिक गुलामी ही है। अधिकांशतः कैरिस्मेटिक मैनिपुलेटर्स अपने अंदर कुछ मुख्य तत्वों को मजबूत करते हैं, जैसे बोलने की कला, शारीरिक हाव भाव, आत्मविश्वास से भरी मुद्रा, आंखों से संपर्क बनाए रखना या कभी कभी न बनाना, डर और लालच की मिश्रित बातें आदि। इस सब का उद्देश्य होता है कि सामने वाले को लगे यह व्यक्ति मुझसे बेहतर जानता है या मैं इसे फॉलो करूं तो मुझे लाभ होगा। लोगों की विश्लेषण क्षमता जज्बाती बातों और सम्मोहक शैली में धुंधली हो जाती है। पुस्तक में ऐसे धार्मिक संप्रदायों के उदाहरण भी हैं जहां नेता अपनी ही बात को ईश्वरीय संदेश बताएगा और अनुयायी उसे सत्य मान लेंगे, भले ही आम समझदारी उसके उलट बोले। मनुष्य स्वभाव में एक इच्छा होती है किसी गाइडेड अथॉरिटी को मानने की। डार्क साइकोलॉजी इस बिंदु को बखूबी इस्तेमाल कर लेती है। प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ डार्क साइकोलॉजी का एक नया और उभरता हुआ पहलू है सोशल इंजीनियरिंग। इसे कंप्यूटर या साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हम पहचानते हैं, पर इसका मनोवैज्ञानिक पहलू कहीं ज्यादा गंभीर है। सोशल इंजीनियरिंग का अर्थ है कि आप ये समझ लें कि लोग किस तरह सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं, उनकी भावनाएं कैसे काम करती हैं, और फिर इन जानकारियों का इस्तेमाल कर उन्हें अपनी मनचाही दिशा में धकेल दें। फिशिंग ईमेल, ठगी के कॉल, नकली प्रोफाइल, ये सभी सोशल इंजीनियरिंग के प्रचलित रूप हैं। लेखक कहता है कि कुछ लोग केवल टेक्निकल स्किल से नहीं, बल्कि मानसिक समझ और हेरफेर की कला से लोगों की भावनाओं का दोहन करके उन्हें पासवर्ड्स, ओटीपी और निजी जानकारियां तक दे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई कॉल करे और कहे, मैं आपकी बैंक से बोल रहा हूं, आपके खाते में संदिग्ध गतिविधि पाई गई है, मुझे अपने खाते का विवरण दो, तो यदि वह व्यक्ति आपकी चिंता और भय की भावना को बढ़ाने में सफल हो जाता है, तो आप स्वतः ही जानकारी देने को तत्पर हो जाएंगे। कई बार लॉटरी जीतने का लालच भी दिया जाता है। इस सभी को अगर एक शब्द में बांधा जाए तो वह है एक्सप्लॉइटिंग ह्यूमन नेचर। पुस्तक बताती है कि लोग अक्सर डार्क साइकोलॉजी की जड़ में मौजूद इस तथ्य को नहीं समझते कि लालच, डर या भावुकता हमें असामान्य निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती है। डार्क साइकोलॉजी न केवल साइबर क्राइम और धोखाधड़ी में उपयोग होती है, बल्कि यह हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी प्रवेश कर सकती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे करीब के लोग भी कभी कभी इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। पुस्तक के इस भाग में चर्चा होती है कि कैसे डार्क साइकोलॉजी का खेल सबसे अधिक गहराई से व्यक्तिगत संबंधों में देखने को मिलता है। एक प्रेमी जो अपने साथी को तरह तरह के अपराध बोध में डुबोता है, या एक मित्र जो हर मुलाकात में आपकी कमियां गिनाकर आपको उन कमियों को दूर करने के एवज में कुछ करने को कहता है, या फिर एक पारिवारिक सदस्य जो वित्तीय मामलों में हेरफेर चला रहा हो। ऐसी परिस्थितियां अंधेरे मनोविज्ञान की परफेक्ट मिसाल हैं। इनके पीछे की मानसिकता अक्सर यह होती है कि सामने वाला व्यक्ति किसी तरह से भावनात्मक रूप से
आप पर निर्भर हो जाए। साधारणतः लोग मानते हैं कि परिवार और मित्रता के रिश्ते पवित्र होते हैं, पर डार्क साइकोलॉजी हमें आगाह करती है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इन पवित्र रिश्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको एहसास भी नहीं होने देंगे और आप उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। कहीं आप किसी की माता पिता की पसंद बनाने में, कहीं भाई बहन की जरूरतों में या दोस्तों की लगातार मांगों में फंस सकते हैं। ये रिश्ते किसी भी दूसरे रिश्ते से ज्यादा गहरा मानसिक प्रभाव डालते हैं। इसीलिए अगर यहां हेरफेर चल रही हो तो व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाता है। लेखक सुझाता है कि व्यक्ति को अपने भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति चौकस होना चाहिए, सीमाएं निर्धारित रखनी चाहिए और अनचाहे दबाव या अपराध बोध से बचना चाहिए। Shaming and blaming are methods often used to manipulate and control others. These tactics can deeply impact an individual's self-esteem and sense of worth. शर्मिंदा करना सामाजिक नियंत्रण का एक शक्तिशाली हथियार है, जिसे डार्क साइकोलॉजी भी बखूबी जानती है। जब किसी व्यक्ति को बार बार उसके शरीर, आचरण, आर्थिक स्थिति, रिश्तों या किसी भी व्यक्तिगत पहलू को लेकर शर्मिंदा किया जाए, तो वह व्यक्ति सिमटने लगता है, आत्मविश्वास टूटता है और वह खुद को पराजित महसूस कर सकता है। बहुत से लोग इस शर्म या गिल्ट के वशीभूत होने पर किसी भी तरह की शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि कई परिवारों में या फिर सामाजिक समूहों में लोग दूसरों को शर्मिंदा करके उन्हें नियंत्रित करते हैं, उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर बाध्य करते हैं। इस सारे तंत्र में दोषारोपण भी एक अहम कड़ी है। दोषारोपण का उद्देश्य उस इंसान को तर्कहीन अपराध बोध में फंसाना है। कुछ लोग तो इतनी सफाई से दोषारोपण करते हैं कि पीड़ित को समझ ही नहीं आता कि वह वाकई दोषी है या नहीं। नतीजा यह होता है कि पीड़ित स्वयं को अपराधी समझकर उसके कहे अनुसार चलने को आतुर हो जाता है। इस पुस्तक में एक घरेलू उदाहरण दिया गया। एक युवक को हमेशा उसकी मां बोलती थी, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार कभी समृद्ध नहीं हो पाया। युवक को शुरू में यह भ्रम होता था कि वह वाकई परिवार की प्रगति में बाधक है, जबकि असल में मां अपने निजी पछतावे को बेटे के ऊपर डाल रही थी। बेटा आज्ञाकारी बनकर उसकी हर मांग मानता रहता। यह डार्क साइकोलॉजी का सूक्ष्म प्रयोग है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। इस विषय पर एक विस्तृत चर्चा है कि आपराधिक जगत में डार्क साइकोलॉजी का उपयोग किन किन तरीकों से होता है, जैसे संगठित अपराध के गिरोह, ड्रग कार्टेल, यहां तक कि आतंकवादी संगठन भी अपने सदस्यों को रिक्रूट करने और बनाए रखने के लिए भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक हथकंडों का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य सा युवा कैसे कट्टरपंथी बन जाता है, इसका एक बड़ा कारण है उसके मन की कमजोरियों को भांप लेना, उसे एक महान उद्देश्य का सपना दिखाना, उस पर अप्रशिक्षित क्रोध या प्रतिशोध की भावना को उजागर करना और फिर उस क्रोध को एक विशेष संगठन के लक्ष्य से जोड़ देना। इस तरह डार्क साइकोलॉजी समाज विरोधी गतिविधियों को भी खाद पानी देती है। संगठित अपराध में अक्सर नए सदस्यों को डर या लालच से जोड़ा जाता है। कहीं उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा का डर दिखाया जाता है, कहीं ऊंची आमदनी और रौब का लालच दिया जाता है। एक बार फंस जाने के बाद उन्हें इतना मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता है कि वे चाहकर भी वापस नहीं लौट पाते। पुस्तक कहती है कि यह कोई नया मामला नहीं, सदियों से यह होता आ रहा है। इतिहास में देखेंगे तो सामंती युग के कुछ सैनिक भी इसी तरह राजा के प्रति अति निष्ठावान बनाए जाते थे। डार्क साइकोलॉजी का उपयोग करने वाले लोग जानते हैं कि अनिश्चितता, डर और लालच मनुष्य को कहां तक ले जा सकते हैं। इस भाग में लेखक ने मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया है कि डार्क साइकोलॉजी की तकनीकें सफल तभी होती हैं जब सामने वाला व्यक्ति संवेदनशील हो या उसके भीतर कोई तनाव, डर या भावनात्मक शून्यता हो। जब हम भावनात्मक रूप से असुरक्षित होते हैं या हमें समाज से पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती, तब एक मैनिपुलेटर के लिए हमारे मन में प्रवेश कर पाना आसान हो जाता है। Welcome to the world of dark psychology. This field delves into the hidden aspects of human behavior,
exploring how manipulation, persuasion, and coercion shape our interactions and decisions. It's a journey into the depths of the human psyche, where shadows lurk and intentions are not always what they seem. ये उसी तरह है जैसे जड़ों में कीड़े तब लगते हैं जब पेड़ कमजोर हो या मिट्टी उपजाऊ ना हो. Manipulation often takes root in the fertile soil of vulnerability, preying on the weak and the unsuspecting. ये पुस्तक बताती है कि भले ही हम चाहे कितना भी मजबूत बनने की कोशिश करें, परंतु हर व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं एक असुरक्षा जरूर होती है. Even the strongest among us harbor insecurities, making us susceptible to the subtle influences of others. एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए किसी व्यक्ति का बचपन आर्थिक तंगी में बीता. Now that person might be more vulnerable to manipulation if someone promises them false dreams of wealth. Economic hardship can leave lasting scars, making individuals easy targets for exploitation. या मान लिया कि किसी ने अपने बचपन में बहुत उपेक्षा झेली हो, तो उसे प्यार और अपनापन दिखाकर भी कोई उसे अपने मकड़जाल में फंसा सकता है. लेखक ने कुछ मामलों में यह भी कहा है कि लोग हेरफेर को अक्सर प्रेम समझ बैठते हैं, क्योंकि उनकी प्रेम की भूख इतनी गहरी होती है. डार्क साइकोलॉजी कहता है कि कोई भी इंसान अभेद्य नहीं है, सबके भीतर कोई ना कोई दरार होती है. चाबी होती है उस दरार को पहचानना और फिर उसी से द्वार खोलना. सेक्शन एथिक्स, क्राइम एंड द लॉ. अध्याय 12, नैतिकता, अपराध और कानून. इस पुस्तक का एक बड़ा भाग नैतिक और कानूनी पहलुओं को भी समर्पित है. क्या डार्क साइकोलॉजी बिल्कुल अवैध है? इस पर लेखक का तर्क है कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर कई बार कानून की दायरे में भी आता है, जैसे धोखाधड़ी, मानसिक उत्पीड़न, इमोशनल अब्यूज अथवा चरित्र हत्या, डेफेमेशन. मगर अक्सर कानून तब काम करता है जब कोई स्पष्ट प्रमाण हो, और डार्क साइकोलॉजी का खेल इतना महीन होता है कि अक्सर इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता. पुलिस और न्यायालयों के लिए गैसलाइटिंग या मनोवैज्ञानिक दबाव साबित करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए यह विषय और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है. नैतिक दृष्टि से भी लोग सहमत नहीं हो पाते. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट लागू होता है, तो अगर लोग किसी को हेरफेर करके अपना फायदा कर रहे हैं तो वह प्रकृति का नियम है. दूसरी ओर पुस्तक का रुख है कि यह बहुत घातक, अमानवीय और दीर्घकालिक नुकसानदेह हो सकता है. यह लोगों की आजादी, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर आघात करता है. लेखक कुछ प्राचीन दर्शन की ओर इशारा करता है, जहां नैतिकता के मूल सिद्धांत सिखाते हैं कि हमें दूसरे के भले के बारे में भी सोचना चाहिए, न कि उनका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए करना. पर दुर्भाग्यवश डार्क साइकोलॉजी के दायरे में नैतिकता अक्सर तिरोहित हो जाती है. अध्याय 13, मीडिया और विज्ञापन की दुनिया. पुस्तक तकनीकी युग में मीडिया और विज्ञापनों के बढ़ते प्रभाव पर भी चर्चा करती है. हम विज्ञापनों में देखते हैं कि कंपनियां उपभोक्ताओं के मनोविज्ञान को किस तरह साधती हैं. ज्यादा चमकीले रंग, आकर्षक मॉडल, उत्पाद की बुराइयां छुपाकर उसकी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, यह सब कहना आसान है, मगर करें तो समझ आएगा कि बड़े स्तर पर यह भी एक तरह की मैनिपुलेशन है. विज्ञापन जगत के कुछ जानकार लोग कहते हैं कि विज्ञापन प्रायः भोले लोगों को इस्तेमाल करता है, उनकी मूलभूत इच्छाओं, खूबसूरती, स्टेटस, श्रेष्ठता पर चोट करके उन्हें वस्तुएं खरीदने को प्रेरित करता है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी किसी से पीछे नहीं है. वहां एल्गोरिदम हमारे क्लिक, लाइक और ब्राउजिंग हिस्ट्री के आधार पर हमें वही दिखाते हैं जो हमें और आकर्षित करे.
इस तरह एक अनदेखी दीवार खड़ी हो जाती है जिसमें हम अपनी ही धारणा के अनुरूप जानकारी ढूंढते हैं। डार्क साइकोलॉजी बताता है कि यह एक इको चेंबर बन जाती है जो हमारी सोच को सीमित कर देती है। लेखक मीडिया के कुछ अभिनेताओं एवं संस्थानों के उदाहरण देते हुए स्पष्ट करता है कि कितने बड़े पैमाने पर समूची आबादी को किसी खास धारणा या विचारधारा की ओर मोड़ा जा सकता है। जब हम इन प्रभावों को समझ जाते हैं तो हम अपने मानसिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत कर सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी में दिए गए उपाय हमें इन तकनीकों से बचने के तरीके सिखाते हैं, जिससे हम स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं और अपनी राय बना सकते हैं। अध्याय 14, बचाव और समाधान के उपाय। इस व्यापक चर्चा के बाद पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर इससे बचाव कैसे किया जाए। इसमें कई रणनीतियों का जिक्र है। पहली रणनीति है खुद को समझना और अपना स्वमूल्य बढ़ाना। अपने अंदर की कमजोरियों या असुरक्षाओं को पहचानें ताकि कोई दूसरा उनका लाभ न उठा सके। यदि आपको पता हो कि आपको मान सम्मान की ललक है तो आप ऐसे लालच या फुसलावे से सावधान रहेंगे जो बस आपके अहं का शोषण करना चाहता है। दूसरी रणनीति है तर्क और भावनाओं का संतुलन रखना। कोई भी प्रस्ताव या व्यक्ति अगर आपको बहुत तेजी से आकर्षित कर रहा है तो थोड़ा रुक कर सोचें, तर्क और प्रमाण मांगें। लेखक यह भी कहता है कि संचार, कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको लगे कि कोई लगातार आपको भ्रमित, शर्मिंदा या भयभीत कर रहा है तो अपने भरोसेमंद लोगों से बात करें, उनकी राय लें। गैसलाइटिंग जैसे मामलों में तीसरे व्यक्ति से सत्यापन करना बहुत मदद करता है। किसी भी बड़ी वित्तीय स्कीम, रोमांटिक प्रपोजल या व्यावसायिक प्रस्ताव में कूदने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना ही समझदारी है। पुस्तक में कुछ ध्यान, मेडिटेशन और मानसिक व्यायामों का भी उल्लेख है जिनसे हमारा भावनात्मक स्वास्थ्य मजबूत होता है। एक मजबूत मानसिकता डार्क साइकोलॉजी के जाल में फंसने से बचा सकती है। Self-reflection and personal growth are essential aspects of understanding oneself and navigating through life's complexities. By engaging in regular self-assessment, one can identify areas for improvement and work towards becoming a better version of themselves. This journey of personal growth is continuous and ever-evolving, fostering resilience and a deeper sense of purpose. अध्याय 15, आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत विकास। पुस्तक का एक और प्रमुख संदेश है आत्मनिरीक्षण। कई बार हमें लगता है कि सिर्फ दूसरे लोग ही हमें हेरफेर कर रहे हैं, पर यह भी हो सकता है कि हमारी प्रवृत्ति में ही किसी का मनोवैज्ञानिक शोषण करने का बीज मौजूद हो। अपने गुस्से या निराशा को किसी और पर थोपना, बार बार भावुक होकर किसी को दोष देना, ये हम अनजाने में भी कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम समझ सकते हैं कि कहीं हम खुद तो डार्क साइकोलॉजी के वाहक नहीं बन रहे। अगर हां, तो हमें समय रहते उस राह से हटना चाहिए। अपने अंदर की कड़वाहट, ईर्ष्या या लालच को पहचानकर उस पर काम करना, यही सही रास्ता। इंट्रोडक्शन टू डार्क साइकोलॉजी। इस संदर्भ में लेखक सुझाव देता है कि व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं, लक्ष्य और मूल्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। यदि हमारे मूल्य दृढ़ हैं, जैसे ईमानदारी, पारदर्शिता, परोपकार, तो हम अनजाने में भी किसी को हानि पहुंचाने वाले तरीके नहीं अपनाएंगे। वहीं अगर मूल्य भटक गए तो हम खतरनाक रास्तों पर जा सकते हैं। समाज या परिवार का प्रेशर भी होता है, पर हमें अपने नैतिक कंपास को बचाए रखना होगा। आत्मनिरीक्षण से यह भी पता चलता है कि कहीं हम अपने बचपन के किसी आघात या रिश्तों की कड़वाहट की वजह से तो दूसरों पर अत्याचार नहीं कर रहे। अध्याय 16, ऐतिहासिक मामलों से सीख। पुस्तक कई ऐतिहासिक उदाहरण देती है, जैसे किसी तानाशाह के उदय का,
जो अपने भाषणों से लोगों को इस तरह बरगलाता है कि उन्हें लगता है वही एकमात्र रक्षक है, या ठगों के बड़े गिरोह जो भोले लोगों के विश्वास को हथियार बनाकर लूट करते थे। इन सब उदाहरणों से सीख मिलती है कि समाज सदैव इन डार्क साइकोलॉजी के शिकारों से भरा रहा है। मध्यकालीन युग से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग तक यह सिलसिला चलता आ रहा है। अंतर बस इतना है कि पहले शायद यह सीमित स्तर पर था और आज यह व्यापक स्तर पर डिजिटल माध्यमों के जरिए भी फैल गया है। इन ऐतिहासिक मामलों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर अतीत हमें बताता है कि यह हो चुका है। डार्क साइकोलॉजी कोई नया आविष्कार नहीं, बल्कि यह मानव स्वभाव का एक प्राचीन पहलू है जिसे आज हम एक स्पष्ट नाम दे पाए हैं। लेखक कहता है कि इतिहास भूल जाने वाले लोग ही उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। इसलिए इस पुस्तक द्वारा इतिहास के उन प्रसंगों पर रोशनी डाली गई है जहां हम देख सकें कि समूह को सम्मोहित कर लेना, सामूहिक हत्याओं के लिए उकसाना, सत्ताधारियों का अंध समर्थन वगैरह के पीछे क्या मानसिक युक्तियां काम करती हैं। फ्री विल, अवेयरनेस एंड मेंटल फोर्टिट्यूड। अध्याय 17, चेतना और स्वतंत्र इच्छा पर प्रश्न। डार्क साइकोलॉजी एक बड़ा दार्शनिक प्रश्न भी उठाती है। क्या हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है या हम सदैव किसी न किसी मानसिक प्रभाव से परिचालित होते रहते हैं? पुस्तक का कहना है कि मनुष्यों के निर्णय कई बाहरी और आंतरिक कारकों से प्रभावित होते हैं। हालांकि हमें लगता है कि हम अपने निर्णय खुद लेते हैं, पर गहराई में जाएं तो हम पाते हैं कि विज्ञापन, समाज, मित्र मंडली, परिवार, निजी भावनाएं ऑल मिलकर हमारी सोच को एक दिशा देते हैं। यह संभव है कि 10 में से 7 निर्णय हमारे असली विवेक के बजाय इन प्रभावों से संचालित हों। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि जागरूकता ही कुंजी है। अगर हम लगातार अपनी सोच की प्रक्रियाओं को देखेंगे और समझेंगे तो शायद हमें महसूस होगा कि कहां हमारी स्वतंत्र इच्छा है और कहां हम बस प्रोग्राम किए गए रोबोट की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। यह स्वयं के साथ एक सतत संवाद होने जैसा है। मैं यह फैसला क्यों ले रहा हूं? क्या यह मेरा वास्तविक चुनाव है या मुझे किसी डर, लालच, पूर्वाग्रह का बंधक बना लिया गया है? उनकी राय में हो सके तो अपने आप को अलग अलग परिस्थितियों में धीमे करने की कोशिश करें ताकि त्वरित प्रतिक्रियाओं के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया दे सकें। अध्याय 18, ध्यान और मानसिक कसरत। पुस्तक सुझाती है कि हम अपनी मानसिक स्थिति को दृढ़ रखने के लिए ध्यान, रचनात्मक शौक, स्वस्थ रिश्तों और पढ़ाई लिखाई का साथ न छोड़ें। ध्यान से हमारा मस्तिष्क अपनी मूल चंचलता को नियंत्रित कर पाता है, जिससे डर या आकर्षण जैसी उत्तेजक भावनाएं हम पर हावी नहीं हो पाती। कुछ लोग व्यायाम या खेल कूद के माध्यम से भी अपनी ऊर्जा को सुदृढ़ करते हैं। लेखक कहता है कि जब शरीर और मन निरोगी होता है तो हम किसी दूसरे के मानसिक हमलों से बेहतर ढंग से अपनी रक्षा कर पाते हैं। लेकिन जो लोग तनावग्रस्त या आर्थिक या सामाजिक समस्याओं के बीच जी रहे हों, वे जल्दी मायूस हो जाते हैं और हेरफेर का आसान शिकार बनते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण और निष्कर्ष। पुस्तक हमें यह समझने में मदद करती है कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमें बेहतर निर्णय लेने में भी सक्षम बनाता है। यह निष्कर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य और जागरूकता को प्राथमिकता दें ताकि हम और हमारे आसपास के लोग सुरक्षित रह सकें। इसका अर्थ यह भी नहीं कि मानसिक रूप से मजबूत लोग कभी फंसते ही नहीं। कभी कभी बहुत कुशल मैनिपुलेटर भी मिल जाते हैं, परंतु एक संतुलित व्यक्ति ने अगर जीवन में धैर्य और जागरूकता का अभ्यास किया है तो उसके डगमगाने की संभावना कम रहती है। पुस्तक इस पक्ष को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखती है। डार्क साइकोलॉजी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आगाह करने के लिए है। अगर हम सचेत हैं तो हम न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी बचाने में मददगार हो सकते हैं। अध्याय 19, क्या यह सब सिर्फ नकारात्मक ही है? पुस्तक में बीच बीच में यह जिक्र आता है कि क्या इंसानी मन वाकई इतना नकारात्मक पहलुओं से भरा है? लेखक का जवाब है कि नहीं, हर व्यक्ति का मन पूर्णतः नकारात्मक या सकारात्मक नहीं होता।
डार्क साइकोलॉजी महज एक अवधारणा है जो बताती है कि हम सभी के भीतर ऐसा पक्ष है और कुछ लोग इसका अत्यधिक विध्वंसक रूप से उपयोग करते हैं। यह पुस्तक का निष्कर्ष नहीं कि समाज में हर कोई हेरफेर या चालबाजी कर रहा है, परंतु यह अवश्य है कि हम सभी इन बातों से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मानसिक संसार को समझने की जरूरत है। साथ ही यदि हम यह समझ जाएं कि कहां और कैसे ऐसी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, तो हम अच्छे मूल्यों और नैतिकता के सहारे एक बेहतर समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। अध्याय 20, अंतिम संदेश और सार। अपने अंतिम भाग में पुस्तक सार प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि डार्क साइकोलॉजी कोई जादुई विज्ञान नहीं, बल्कि मनोविज्ञान की एक शाखा भर है जो ज्यादा उग्र तरीकों में व्यवहारिक रूप ले लेती है। यह इंसानी प्रवृत्तियों, इच्छाओं, डर, उम्मीदों और असुरक्षाओं को जोड़ झाड़ कर काम करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, यदि वह भावनात्मक रूप से असंतुलित है या जागरूक नहीं है, तो वह हेरफेर का शिकार हो सकता है। पुस्तक पढ़ने के बाद एक ओर जहां पाठक थोड़ा असहज हो सकता है, उसे एहसास होता है कि कितना कुछ उसके आसपास चल रहा है जो उसके नियंत्रण से परे है, लेकिन दूसरी ओर यह जागरूकता ही पहला कदम है इन दुष्चक्रों से बचने का। लेखक का सुझाव है, हम डर या निराशा के बजाय समझदारी, सतर्कता और एक सकारात्मक सामूहिकता की ओर रुख करें। हम अपने अपने निजी दायरों में प्रयास करें कि किसी को बेवजह शर्मिंदा या दबावग्रस्त न करें। आंख बंद करके किसी भी बात पर विश्वास न करें और जब कुछ संदिग्ध लगे तो प्रश्न पूछने से न हिचकें। आखिरकार मानवता तभी पनपेगी जब हम एक दूसरे का सम्मान और भलाई चाहेंगे, न कि एक दूसरे को अपने हित में मोहरे की तरह इस्तेमाल करें। इस तरह डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन ऑडियो बुक हमें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य देती है कि कैसे छिपे हुए, गुप्त और कभी-कभी अत्यंत कुटिल मनोवैज्ञानिक औजारों का इस्तेमाल इंसान इंसान के बीच हो सकता है। यह केवल एक डराने वाली पुस्तक नहीं, बल्कि चेतना और सावधानी जगाने का माध्यम है। यह थी हमारी विस्तृत चर्चा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने इस सार से काफी कुछ नया सीखा होगा। हमारे YouTube चैनल किताबें बोल्टी हाई में इस तरह के और भी किताबों के सारांश हम लाते रहेंगे। इस किताब के बारे में आपका सबसे पसंदीदा हिस्सा कौन सा था? जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे रोमांचक लगा। गैसलाइटिंग, भावनात्मक शोषण, सोशल इंजीनियरिंग या फिर कुछ और। साथ ही अगली बार आप किस किताब की रूपरेखा सुनना चाहते हैं, वह भी जरूर बताइए। हमारे चैनल किताबें बोल्टी हाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी बेहतरीन किताबों की समरीज मिलती रहे। हम मिलेंगे अगली बार एक नई किताब, नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, आपकी चेतना ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा है। धन्यवाद।